बेटा आपका जो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये है बेसिकली आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा इसका पहले ना हम बेसिक समझ लेते हैं। आईडी का एक चैप्टर है ये। यहाँ से ना देखो आपको थोड़ा सा और चीज क्लियर कर देता हूँ मैं। हमने बेटा जो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी है इसके अंदर हमने ना सेगमेंट्स बांटे थे, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था पहला सेगमेंट था 1947 से पहले वाला, उसके बाद था बेटा 1947 से लेके 1990 तक का, और उसके बाद था 1991 में हमारी क्या आई थी, न्यू इकोनॉमिक। इस तरीके से हमारे सेगमेंट डिस्कस हुए थे, ठीक है। अब यहाँ तक का हम कवर कर चुके हैं। इससे आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे ना आपके, पुवर्टी से लेके, पुवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, यहाँ से सब कुछ क्या होता चला जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। पिछला इसमें कोई लेना देना नहीं है, नए टॉपिक्स हैं बेसिकली, फ्रेश एकदम, ठीक है। इसमें आप नई नई चीजें सीखोगे कंपैरेटिव टू। यहाँ से मतलब आप कह सकते हो कि आईडी जो है, जो आपको लग रहा था कि कुछ बोर है या हिस्ट्री काइंड ऑफ है, यहाँ से हिस्ट्री खत्म हो गई, प्रैक्टिकल पे आ जाएगी अब सारी। जैसे आप सबको याद होगा हमने पुवर्टी चैप्टर करा था, तो पुवर्टी चैप्टर काफी अच्छे से समझ आ रहा था। रीजन बिहाइंड कि उसमें हिस्ट्री का कुछ नहीं था कि अंग्रेज कब आए, क्यों छोड़ के गए, जमींदारी सिस्टम क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, वो गरीबी से रिलेटेड था। ये प्रॉपर जो चैप्टर है आपका, ये किससे रिलेटेड है, आपका ह्यूमन कैपिटल से। इसका पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना, रिजेम्बलेंस नहीं है। यानी कि जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होंगे वो बच्चा भी इजीली पढ़ पाएगा जिसके पिछले भी नहीं हुए हुए किसी भी रीजन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा चैप्टर है हमारा यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले ना टर्म आया यहाँ पे ह्यूमन। ह्यूमन आप सबको पता है, हम सब जितने भी हैं हम क्या है बेटा, ह्यूमन, इंसान है। कैपिटल का मतलब क्या है कि इंसान पूंजी कब बन जाएगा, पैसा कब बन जाएगा। बताएगा कोई कि इंसान पैसा कब कन्वर्ट हो जाता है, पैसे में कब कन्वर्ट होता है? आराम से। बेसिकली देखो सीधी सी बात है, अभी आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन कैपिटल बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग। क्योंकि आप किसी भी तरीके से कोई भी पैसा अर्न नहीं कर रहे, तो आप किसी भी तरीके से ह्यूमन कैपिटल। हाँ क्या सर ये कंपलसरी है कि इस एज का बच्चा ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता? ये कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 4-4 5-5 साल के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो जो भी पर्सन अपनी स्किल्स की बेस पे, अपनी मेहनत की बेस पे, या जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, नॉलेज की बेस पे जब पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, तो हम बोलेंगे कि ही इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर अस। वो इकोनॉमी के लिए क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम करता है। यहाँ तक चीज समझ आ गई, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्लियर है? तो अभी आप में से कोई भी ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ प्रेजेंट में मैं ह्यूमन कैपिटल हूं। आपके मदर फादर क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो किसी ना किसी अपनी स्किल की बेस पे, बिजनेस की बेस पे या जॉब की बेस पे क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना हम एक एक करके पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। देखो लिखा है यहाँ पे, कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ टाइम। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल। यानी देखो हम कैसे मानेंगे कि हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है, ध्यान से समझो। लास्ट ईयर सपोज करो हमारी जो पॉपुलेशन है, लगभग मान के चलते हैं हम 140 करोड़ से, 144 है, हम 140 लेते हैं। सपोज करते हैं इसमें से 40 करोड़ लोग क्या थे, जो काम करते हैं, उनके पास कोई ना कोई स्किल है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, वो पैसा कमा रहे हैं। तो हमारी लास्ट ईयर जो ह्यूमन कैपिटल थी वो कितनी थी, 40 करोड़ थी। अब इस साल क्या हुआ कि और लोग ग्रेजुएट हुए होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्किल्स डेवलप होंगी, यानी कि सर इसके अंदर मान लो 2 करोड़ लोग और ऐड हो गए। तो हमारी ह्यूमन कैपिटल अब कितनी हो गई बेटा, 42 करोड़ हो गई ना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडिंग अप ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसमें जैसे जैसे हम ऐड करते चले जाएंगे लोगों को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारा काम क्या है, कोई पूछता है टीचर का काम क्या है, तो बेटा टीचर का काम ही क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भैया स्किल सेट होंगी, पढ़ोगे लिखोगे आगे जाके, तो क्या है, हम भी एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे कहता है, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बेटा किसी भी देश को, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, उन सबके लिए जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल वहां पे फॉर्म हो। अगर किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल नहीं फॉर्म हो रहा, तो वहां पे क्या है, फिर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोई पैसा कमा रहा है बिजनेस से, कोई एजुकेशन से कमा रहा है, ठीक है, जिम भी आ गया आपका, कोई भी सोर्स हो सकता है आपका, उससे क्या कमाना है आपने, बेसिकली पैसा कमाना है किसी भी स्किल सेट से आपने, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। यानी कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल का पता करना है तो वो कहाँ से जनरेट होगी, कैसे कैसे होगी, वो समझते हैं। सबसे पहला है बेटा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का जो बेसिक स्टेप है वो कहाँ से है, एजुकेशन से है।
ठीक है, चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको अपनी स्किल सेट करनी है, चाहे आपने जॉब करनी है, सब चीजों के लिए एक कॉमन चीज जरूरी क्या है सर? एजुकेशन। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा है, कहता है एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल along with the other source like health, migration, on the job training, information. Let us decode it one by one. Decode का मतलब है ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं हेल्थ माइग्रेशन, एक एक करके हम क्या करेंगे अब इसको समझेंगे आगे। ठीक है, देखो बेटा, ये एक चार्ट है, आपको इससे समझ आएगा कि बेसिकली ना 5 सोर्सेज है हमारे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए 5 सोर्सेज में पहला सोर्स क्या आता है सर? कहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए आपका? एजुकेशन पे। दूसरा होता है सर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। मैं जैसे आपको बार बार गाइड करता हूँ कि भैया पढ़ने में लगे रहे, लेकिन आपकी हेल्थ सही नहीं है, वो भी चीज ठीक नहीं होगी। ठीक है, वो अलग बात है, आप हेल्थ का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते हो, पढ़ते नहीं हो उस चक्कर में बेसिकली। लेकिन क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ भी क्या है बेटा, उतनी ही इंपॉर्टेंट मानी गई। उसके बाद आता है सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ना एक वर्ड है बेटा, होता क्या है कि जब आप बड़े होके किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो वहां पे आपकी किताबों के रिलेटेड तो काम नहीं हो रहा होगा। हर कंपनी का क्या है, एक अलग प्रोसेस है, अलग काम करने का तरीका है। तो जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हो, मल्टीनेशनल्स में, तो आपको पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या सिखाया जाता है? वहां के काम करने का तरीका सिखाया जाएगा। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोला जाता है। यानी जब आप जॉब करने गए तो आपको वहां पे ट्रेनिंग भी दी गई। ठीक है, अभी समझेंगे और डिटेल में। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन टर्म क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है जैसे गांव के लोग जो हैं वो छोड़ के कहां पे आते हैं? सारे शहरों की तरफ आते हैं। किसके लिए आते हैं? इन अ सर्च ऑफ जॉब, कि उन्हें यहाँ पे आके क्या मिलेगा? अपना काम मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंफॉर्मेशन। बेटा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो आज की डेट में आप सबके लिए ना बहुत इजी हो गया है कि आपके फॉर्म्स कब निकलने हैं, कौन सी जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे क्राइटेरिया आपको इंटरनेट की मदद से इजीली प्रोवाइडेड है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले आपको कॉलेज ही जाना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। आज आपको घर बैठे बैठे क्या है, इन्फॉर्मेशन जो आईटी टेक्नोलॉजी है आपको सारी न्यूज प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं बेटा। सबसे पहले आया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इसको समझेंगे बेटा पहले आप। कहता है एजुकेशन स्पेंडिंग्स कवर एक्सपेंडिचर ऑन द स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन स्पेंडिंग का मतलब है कि हर देश की सरकार को सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे करना चाहिए? एजुकेशन पे करना चाहिए, जिससे कि वहां पे जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या हो सके? स्ट्रांग हो सके। स्पेंडिंग इंक्लूड इंस्ट्रक्शन एंड एंसिलरी सर्विसेज फॉर द स्टूडेंट्स and families provided through education institution. Spending is shown is the USD per student as percentage of a GDP. USD का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे डॉलर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब है, देखो होता क्या है, आज अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जब हर साल बजट निकालती है ना, तो बजट के अंदर क्या होता है कि जीडीपी होता है। क्या होता है हमारा? जीडीपी को आप ऐसे कह सकते हो कि भैया हमारे पूरे भारत की कितनी इनकम है, जीडीपी कितना है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, भैया जो भी हमारी जीडीपी आ रही है ना, उसका हम 6% बजट में निकालते हैं कि क्या करेंगे, हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। किस पे स्पेंड करेंगे? यानी गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो गवर्नमेंट कहती है उस 100 रुपए में से 6 रुपए हम कहाँ पे खर्चेंगे? सिर्फ। जबकि वो परसेंटेज ही बहुत कम है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए। लेकिन बेटा वो जो 6% कहते भी है ना, वो 6% को भी नहीं खर्चते, वो भी 3-4% ही रह जाता है बेसिकली। तो कहने का मतलब है जो जीडीपी का टोटल पोर्शन एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम क्या रहता है हमारा, तो थोड़ा लैग रहता है। ठीक है, फिर आता है टू डेवलप देयर फ्यूचर इनकम। ऐसे तरीके से काम करो। देखो एजुकेशन हेल्प क्या करती है आपकी, भाई फ्यूचर इनकम बढ़ेगी आपकी अगर आज आप पढ़ लोगे तो। टू बिल्ड मैन पावर एंड एनहेंस देयर टेक्निकल स्किल्स, टू इंप्रूव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और हेंस रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो एजुकेशन कैसे कैसे हेल्प करेगी बेटा, आपकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाएगी। अगर आपने मान लो कोई नॉलेज ली है, कोई कोर्स करा है, तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी? सपोज करो आप में से कोई क्या कर रहा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, तो आपकी कौन सी नॉलेज बढ़ रही है? टेक्निकल नॉलेज बढ़ रही है ना, कंप्यूटर चलाने की। ठीक है, इंप्रूव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। देखो ये तो आप भी समझ जाओगे इसी एज के अंदर कि सर एक पढ़ा लिखा इंसान कंपैरेटिव टू एक अनपढ़ इंसान प्रोडक्टिविटी क्या कर सकता है? ज्यादा कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसे पता है कि चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से होना है। हिंस रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी क्या करेगी सर? ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाय रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एंड मेकिंग मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल पर पर्सन। और एक क्या करना चाहिए कि हमें अपने देश के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? जो बर्थ रेट है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, पर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी रिसोर्सेज की, ज्यादा हो जाएगी। देखो ऐसे समझो इस चीज को, जो अगर हम बात करते हैं लोकल स्कूल्स की, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को उठा लो, भैया गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके रीजंस क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है। अब गवर्नमेंट स्कूल के अगर मैं पूछूं अच्छा क्यों नहीं है, तो आंसर आएगा सर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्लास में 50-50 60-60 बच्चे होते हैं। प्राइवेट वाले से पूछ के देख लो, उनके भी इतने ही होते हैं, उनके भी ऐसे नहीं है कि अकाल पड़ा हुआ, वहां पे भी भीड़ पूरी चल रही है, वहां पैसे दे के चल रही है, आपकी बिना पैसे दिए चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हाँ, अब डिपेंड करता है बेटा स्कूल टू स्कूल। जो हाईली बहुत ही महंगे स्कूल होंगे वहां पे ऐसा नहीं होगा कि 60-70-80 बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन जो एक एवरेज स्कूल है ना, वहां पे आपको बच्चे अच्छे खासे मिलेंगे, एक क्लास में 40-50 बच्चा आराम से हर क्लास में पढ़ रहा है। तो यानी सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का गैप है सर, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है, पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि बच्चा तो पढ़ेगा। भैया बच्चा हुआ है कहीं ना कहीं तो पढ़ना तो है ही उसने, अब पढ़ेगा कहाँ पे भैया, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में। तो ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब आप जितने देखो, अगर हम आज दिल्ली में बात करें बेटा, कितने स्कूल हो गए यार, गिनने बैठोगे आप, हजारों के हिसाब से स्कूल होगा आज की डेट में, है ना, और हजारों स्कूल में खाली है कोई स्कूल, कहीं चले जाओ एडमिशन की लाइन में एडमिशन है ही नहीं, यानी कि बच्चा इतना सारा है सर यहाँ पे, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब ये तो हो गई स्कूल की बात, स्कूल के बाद आ जाओ यूनिवर्सिटी में, जगह खाली पड़ी है, नहीं पड़ी सर, वो भी भरी पड़ी है। तो यानी सर क्राउड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो पर पर्सन या पर स्टूडेंट रिसोर्सेज मिलने चाहिए ना, उसको उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते। अब हम कहते हैं कि हमारे देश में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये ना मेरे को अभी रिसेंट के अंदर ये चीज समझाई गई। बंदा ये कहता है कि सर हमने ना एसएससी का एग्जाम देना है, ह्यूमैनिटीज वाले समझ रहे होंगे क्योंकि ये सबसे पहले यही देना चाहते हैं। ठीक है, कि सर हमें एसएससी का एग्जाम देना है, सर उसके अंदर ना 25 लाख बच्चा बैठता है, तो हमारा कंपटीशन 25 लाख बच्चों से। बेटा तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं 25 लाख बच्चों से, क्योंकि इसमें 20 लाख तो बेवकूफ बैठा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने बस फॉर्म भरना था, भर दिया, एग्जाम देने बैठ जाएगा वहां पे। 20 लाख तो उसमें एलिजिबल भी नहीं है, उसकी नॉलेज भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है कि फॉर्म भरने हैं, 5 फॉर्म निकले, भर दिए, एग्जाम देने बैठ गए। अब एलिजिबल कितना था, 5 लाख, और 5 लाख में से भी क्या होगा, सिर्फ 10% बच्चा होगा जो पढ़ने वाला होगा। पढ़ने वाला बच्चा कितना है टारगेट, 10%, 5 लाख का 10% निकाल लो, कितना हुआ, 50,000। आपका कंपटीशन उन 50,000 से सिर्फ, 25 लाख तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू सोर्स है ना बेटा, और 500 रुपए का फॉर्म 25 लाख से इंटू कर लो, हो गया। और ऐसे कितने फॉर्म निकलते हैं, समझ रहे हो कितनी बड़ी इनकम है गवर्नमेंट की भी अपने आप के अंदर। ठीक है, मतलब हमारे सबके बिजनेस एक फॉर्म में ही कवर कर लेती है गवर्नमेंट, एक फॉर्म निकाला और सब निपटा दिया एक ही बार में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन हाई नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा, नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आज भी 76 ईयर्स, ये 78 ईयर्स हो गए आज़ादी को, स्कूलों को चलते हुए बहुत अच्छा टाइम हो चुका है। आपके स्कूल्स के अंदर चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, क्या बेसिक डिटेल्स आपको बताई जाती हैं? कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट बता दे कि सर हमें 10th में गाइड किया था स्कूल टीचर ने कि 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किसी ने नहीं करा। सर अभी आप 12th में हो, किसके स्कूल के अंदर 12th में कोई भी पांचों सब्जेक्ट का एक टीचर आपको बैठ के आराम से ये समझा रहा है कि आपको बेटा आफ्टर 12th ये करना चाहिए? रीजन है बेटा, वो बताने का रीजन है, मैं आपको 2 घंटे पढ़ाता हूँ या 1 घंटे पढ़ाता हूँ, वो आपके साथ 6-7 घंटे रहते हैं स्कूल के अंदर, तो उनको मेरे से ज्यादा जानते होंगे वो आपको। ठीक है, वो आप मन में भले ही कह लो कि जानते तो हमारे माँ बाप भी नहीं हमें, हम क्या है, तो वो कहाँ से जान लेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, एक टीचर है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें जानता होगा कि भाई तुम क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन क्या कोई टीचर वहां पे एफर्ट लगा रहा है कि भैया बच्चों को बिठा के समझाया जाए कि आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए? नहीं समझा रहा। ये तो बेसिक पार्ट है ना, खर्चा होना, कुछ जाना नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं लग रहा, लेकिन क्या है ये लैग चलते हैं जिसकी वजह से बच्चा सफर करता है। इवन आपको मैं बताता हूँ सबसे बड़ा बेसिक दिक्कत पता है क्या आएगी आपके साथ आफ्टर 12th? कुछ मत करना, आपके सामने एक सिंपल सी दिक्कत बताऊं, सबके पास आएगी, सीयूटी का फॉर्म भरना, उसे भरने बैठना तुम, देखना कितने मैसेज कर रहे होगे तुम, सर इसमें क्या आएगा, किसी ने भर रखा होगा, दीदी इसमें क्या आएगा बताना जरा, दीदी यूट्यूब खुला होगा, गूगल खुला होगा, सब खुला होगा, क्यों? सीयूटी ने खुद ही गाइडलाइन निकाली क्या क्या भरना है उसके अंदर, जो बेसिक गाइडलाइंस है वो मिसिंग है यहाँ पे। उनके ऊपर बहुत मोटा खर्चा नहीं होना कि लाखों करोड़ों रुपया लगना है, बेसिक बेसिक सी चीजें हमें बता दो, सिंपल सा, नहीं बताता कोई भी, आप अपने आप लगे हो मत्था खपाई करने, ठीक है, क्या क्या चीजें भरनी है, कहाँ से भरनी है, क्यों आएगा। तो ये ना बेसिक लैग्स हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो कि चले आ रहे हैं काफी सालों से और कंटिन्यू ही रहेंगे अगले आने वाले सालों में। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कहते हैं नॉलेज एंड एजुकेशन कैन बी ट्रांसफर टू अदर रिजल्टिंग इन अ सोशल एडवांटेज।
बेटा नॉलेज एक ऐसी स्किल है, ठीक है, टीचिंग एक ऐसी स्किल है। देखो अब मैं अपनी नॉलेज आपके साथ ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप में से हो सकता है बड़ा हो गया कोई ना कोई टीचर बने, वो आगे ट्रांसफर करेगा, तो एक चेन सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये नॉलेज क्या होती है, स्पेंड होती है, एक सोशल वेलफेयर का भी काम करती है, और सोशल क्या करती है, एडवांटेज है। यानी जितने ज्यादा टीचर्स होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जापान एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स को, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे टीचर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वहाँ पे जितने भी अवार्ड्स रखे जाते हैं ना, वो टीचर्स के लिए रखे जाते हैं, ये कह के, और जितनी सुविधाएं यहाँ पे जैसे एमएलएस वगैरह को मिलती है ना, वहाँ टीचर को देते हैं वो। उनका मानना ये है कि भैया हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराने के अंदर जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है वो टीचर प्ले कर रहा है। टीचर ना पढ़ाता तो ना एडवोकेट बनता, ना डॉक्टर बनता, ना एमएलए बनता, ना एमपी बनता। तो उसने कहा भैया इकोनॉमी का बेस कौन क्रिएट करता है, टीचर करता है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे तुम समझते हो टीचर वैल्यू कितनी है, ठीक है ना सर। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, इसके बाद आते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्या है सर, हमें एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, देश ग्रो करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब है यहाँ पे, देखो सीधी सी बात है, बेसिकली ना कहा जाता है कि एक हेल्दी दिमाग उसी में पाया जाएगा जो पर्सन एक हेल्दी शरीर लेके पैदा हुआ है। अगर आप शरीर से ठीक नहीं हो तो आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, आपकी उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा भी है, द सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द हेल्थ सेक्टर। अ पर्सन हु इज अनवेल विल एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। कहता है मान लो नॉलेज तो बहुत थी उस बंदे को, लेकिन वो शरीर से ठीक नहीं था, तो वो प्रोडक्टिविटी के अंदर इतना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। फ्यू हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब बेटा हेल्थी कर कैसे सकते हैं, और ये तो नहीं कि घर घर जाके दवाइयां बांटेंगे हम। बेसिकली क्या है सर, साफ पीने का पानी हो, रेपेटिक मेडिसिन, यानी रेपेटिक मेडिसिन का मतलब होता है जैसे बेसिक बेसिक दवाइयां हो गई आपकी, वो लोगों तक आराम से इजीली पहुंचाई जाए। जैसे क्रोसिन हो गई, ये हो गई, ये पता है हमें भैया, थोड़ी थोड़ी डॉक्टर तो सारे ही होते हो, ठीक है। और जब से गूगल आया तो सारे डॉक्टर हो, डॉक्टर के बाद में जाते हो, पहले गूगल कर लेते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक चीजें हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट को क्या करानी चाहिए बेटा, प्रोवाइड करानी चाहिए। आज आप देखो हम क्या कह रहे हैं कि भैया हर जगह पे मच्छर हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज समझनी चाहिए कि भैया बारिश होगी तो मच्छर होंगे, लेकिन सिर्फ बारिश में ही मच्छर होते हैं ऐसा ही है, कुछ कुछ घरों में मच्छर है, कुछ घरों में मच्छर नहीं है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, साफ सफाई है ना, बेसिक है ना। तो यानी गवर्नमेंट का रोल कहाँ प्ले होता है सर, अगर साफ सफाई रहेगी तो ऑटोमेटिकली मच्छर नहीं होंगे। बेटा आप तो फिर बहुत अच्छे एरियाज में रह रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें अभी शशि पब्लिक वाले रोड की, हालात देख लो उसके कैसे हो रहे हैं। जो नंबर 2 है, गवर्नमेंट स्कूल है अपने आप में, उसके बाहर वाली सड़क की हालत देखो आप। मतलब आज से नहीं, लगभग 2 साल से तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ, कभी कभी वो कूड़ा घर भी बन जाता है ना, उसके सामने ही कूड़ा डाला हुआ होता है, और सामने ही बच्चों का स्कूल है। तो उसके बाद आप बताओ, और वो इतना बड़ा महंगा काम नहीं है, लेकिन नहीं करना किसी को भी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है। और जब आप देखो झीलों का शहर है दिल्ली वैसे ही, ठीक है, गली गली में झील मिल जाती है, 2 घंटे बारिश हो जाए तो फिर उसमें मच्छर नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जब तक आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक एजुकेशन का भी कोई फायदा। दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट आता है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो बेटा ये रहा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्न, कैसे सिखाते हैं, अर्न और लीड। लर्न, अर्न और लीड। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप हमारी कंपनी में आए हो, ध्यान से समझना मेरी बात, इसके फायदे भी समझ लो अभी हाथों हाथ ही। देखो बेटा यहाँ पे, बेटा आपने ना एक कंपनी ज्वाइन करी, कोई एमएनसी मान लो, ठीक है, वही नाम रख लेते हैं इसका, एमएनसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें आप काम करने जा रहे हो। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ। आप वहां पे जाते हो, और फर्स्ट डे जाते ही आपको क्या है, जॉब पे बिठा दिया जाता है विदाउट एनी ट्रेनिंग। कोई भी ट्रेनिंग उन्होंने नहीं दी। तो अब उस वर्क को, अब खुद ही बताओगे आप सबको बताइए, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, उस काम को करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा सर। सर उस काम में गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे सर। सर इन सब चीजों में कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो भी वो आपको टाइम दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हो आप बैठ के, वो वेस्ट ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा वेस्ट होगा। अब अगर वो कंपनी क्या करे कि जब आप जॉब पे जाते हो डायरेक्टली आपको जॉब पे ना लगा के क्या करे बेटा, वो पहले आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दे,
कि आप एक काम करो, 2 महीने बैठ के आप हमसे ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर लेना, हम आपको सैलरी देते रहेंगे, लेकिन आप पहले काम सीख लो। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, हमें ये लगेगा। और दूसरी बात, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 महीने की, आप 2 महीने में काम सीख जाओगे। अपने आप सीख रहे हो तो हो सकता है 6 महीने में सीखो, हो सकता है साल भी लग जाए, काम समझ ही ना आए, है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फायदे ये होते हैं कि आपको पहले से काम सिखा दिया जाता है, साथ साथ आपको सैलरी भी दी जाती है। कंपनी अपने फायदे के लिए ही करती है ये सब कुछ, क्योंकि उसे पता है हमारा टाइम बचेगा, गलतियां कम होंगी। क्योंकि देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ कि भैया गलतियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। भैया आपका एडमिशन का क्वेश्चन है, उसमें बैलेंस शीट मैच नहीं करी, तो मेरे लिए टास्क हो गया वो, आप तो करके निकल गए। अब मुझे ढूंढना है कि भैया गलती कहाँ पे करके आया, रियलाइजेशन में गलती हो गई, मतलब रिवैल्यूएशन में गलती है, पार्टनर्स कैपिटल में गलती है, गलती कहाँ पे है, वो एक सिरदर्द बन जाएगा फिर हमारे लिए। समझ आ रही है बात। तो ऐसा ही है कि कंपनी को भी पता है कि अगर इंप्लॉय हमारा गलतियां करेगा तो वो ढूंढना एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है, तो इससे बढ़िया है उसको बिठा के पहले काम सिखा दो। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट बेटा ये। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है वर्कर्स में बी ट्रेंड, workers may be trained in the firm itself under the desired performance supervision of the skilled workers। यानी जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे होते हैं उनके अंडर उनको काम सिखाया जाता है पहले अच्छे से। वर्कर में बी सेंड फॉर द ऑफ कैंप ट्रेनिंग, ऑफ कैंप ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है उन्हें। आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय firmly insist that workers should work for a specific period so that they can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training। ये आप सब समझ लो, सबके काम आएगी। कंपनी क्या करती है बेटा, जब भी आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवाएगी ना, तो उससे पहले ना आपसे एक साइन ले लेती है। वो साइन क्या लेती है कि एटलीस्ट आप मेरी फर्म को 3 साल या 2 साल से पहले छोड़ के, रीजन है क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवाने के लिए भी तो कंपनी का खर्चा हो रहा है ना आपके ऊपर। तो आपने मान लो 2 महीने की ट्रेनिंग वहां ली, जैसे ही आपको स्किल आ गई, आप बहुत होशियार बन गए, आप कंपनी छोड़ के चल दो, ठीक है जी हम दूसरी कंपनी में काम कर लेंगे। तो कंपनी को ये पता होता है, तो वो पहले ही आपसे क्या करती है, एक बॉन्ड साइन करा लेती है कि एटलीस्ट 2 साल से पहले आप हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, it is a source of human capital formation as the return of expenditure on such training the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। ये भी एक ह्यूमन कैपिटल का ही फॉर्मेट होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी इस पे खर्चा कर रही है उसे पता है कि जो आज हम खर्चा कर रहे हैं रिटर्न इससे ज्यादा आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आता है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन अ माइग्रेशन। माइग्रेशन पे किया गया खर्चा। माइग्रेशन मैंने आपको क्या बताया बेटा, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरीज। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं बेटा, या तो गांव से शहरों की तरफ आएंगे या शहरों में जॉब क्या करेंगे, स्विच करते रहते हैं। रीजन, जहां सैलरी ज्यादा मिलती है वो वहां पे क्या कर जाते हैं, अपने आप को मूव ऑन कर लेते हैं, यानी हायर सैलरीज की सर्च में हम स्विच करते हैं। ये तो आ गया गांव से शहरों की तरफ जाने वाला मैटर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू द अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ अ जॉब। ये सबको पता है भैया, गांव से जो अनपढ़ लोग होते हैं वो कहाँ पर भागते हैं, शहरों की तरफ भागेंगे। लेकिन आप सोचो शहरों वाले कहाँ भागेंगे, समझ गए होगे जो जो सोचना है जिनको। ठीक है, टेक्निकली क्वालिफाइड persons like engineers, doctor migrate to the other countries because of the higher salaries that they may get in a such countries। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अदर कंट्रीज में भाग रहे हैं, यानी भागम भागी लगी हुई है ना। गांव वाला शहर में, शहर वाले अदर कंट्रीज में। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो हमारे पास क्वालिफाइड डिग्री है उसकी वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है, तो उन्हें वहां सैलरी ज्यादा मिलेगी, वो वहां जाए। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स टू काइंड्स ऑफ कोस्ट। बेटा कभी भी कोई पर्सन एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा ना, उसके दो खर्चे होते हैं। सबसे पहली, कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, ट्रेवलिंग का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। ऐसे समझो, गांव से जब व्यक्ति शहरों में आएगा तो शहरों में खर्चे ज्यादा है, गांव में ज्यादा है, यानी उसकी यहाँ पे रहने की कॉस्ट ज्यादा हो गई। जो शहरों में भी रह रहा था अब वो अदर कंट्रीज में चला जाएगा। सबको पता है इंडिया के कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज क्या है, महंगी है, तो उसकी कॉस्ट वहां पे रहने की ज्यादा हो गई। तो दो कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है, एक तो ट्रैवलिंग कॉस्ट इधर से उधर स्विच करने की, दूसरा सर वहां पे रहने की, उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने की। अब देखो हम क्या कहते हैं, आप समझो इसको ना, एक बेसिक एग्जांपल से समझो। आपने बेटा एक 10 लाख से नीचे की गाड़ी ली, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया मैं 10 लाख की, सपोज करो मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरा बजट 10 लाख है, मैं चला गया जी 10 लाख की गाड़ी ले आता हूँ, ठीक है। 10 लाख के नीचे की जो गाड़ी है उसका जो इंश्योरेंस होता है ना बेटा पर ईयर, वो लगभग रहता है 18-20 हजार 17 हजार ऐसे ही रहता है, 17 हजार के करीब। एक ऑप्शन मेरे पास ये था। एक मेरे को लग्जरी सूझी थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ यार 10 लाख रुपए इस पे दूंगा, चलानी कितनी है, 3-4 साल चलानी है। एक काम करता हूँ, सेकंड हैंड मर्सिडीज ऑडी मिल जाती है आराम से, मैं पहुंच गया जी वहां पे लेने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वो सेकंड हैंड ऑडी की 3-4 साल लाइफ रह गई थी, मैंने कहा चलो 7-8-10 लाख में ऑडी मिल रही है, यही चला लेंगे कुछ दिन, मैंने वो ले ली। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना बेटा,
जो मैं 10 लाख की नई गाड़ी ले रहा था, जो मेरे बजट में थी या जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर रही थी, उसके अंदर 10 लाख रुपए में जो माइलेज आ रही थी वो आ रही थी 15 या 20 किलोमीटर पर लीटर के अंदर। यानी पेट्रोल जब 1 लीटर डालूंगा तो वो कितना चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी, लेकिन जब मैं ऑडी लूंगा तो वो चलेगी 4-5 किलोमीटर। समझ आ रहे हो? अब समझना इस एग्जाम्पल को। दूसरा, सर जो इसका इंश्योरेंस में 15,000 रुपए का करा रहा था ना हर साल का, उसका इंश्योरेंस ही होगा 60-70 हजार रुपए का फिर साल का। समझ रहे हो? सर जो इसके टायर 20,000 रुपए में चारों चेंज हो जाते हैं ना सर, उसका 35,000 रुपए का एक आता है। तो क्या हुआ? यानी सर जब हम, एग्जाम्पल कहाँ सेट हो रहा है, सर जब हम एक लोकल एरिया को छोड़ के किसी अच्छे एरिया में रहने जाते हैं तो हमारी वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या हो जाती है सर, बहुत ज्यादा हो जाती है। वही ऑडी BMW का एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे तो बेटा वहाँ खर्चे भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, तो लेकिन साथ साथ क्या है बेटा, वहां पे फिर खर्चे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earning in the migrated place are more than the increase in the cost due to the migration। देखो क्या कह रहा है, कहता है एक्सपेंडिचर जो माइग्रेशन का है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। रीजन, क्योंकि जो उनको अर्निंग मिलती है ना वो ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू उनके खर्चों के। भाई आप खुद लॉजिक लगाओ, आप 10,000 गांव में कमा रहे थे, आप शहर में आते हो, आपको दिखता है भैया मैं 50, सुनो इसको ऐसे समझना आप सब भी, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो और मेरे को आंसर खुद ही करोगे बच्चे आप। एक बंदा बेटा विलेज में रहता है यहाँ, ठीक है, जिसे आप अर्बन एरिया कहते हो, रूरल एरिया कहते हो। वो यहाँ पे बेटा रह के 10,000 रुपए कमाता है और इसमें से बेटा वो 5,000 रुपए की क्या कर लेता है, सेविंग्स कर लेता है। तो उसकी सेविंग्स हो गई 50%। कितने परसेंट हो गई? अब वो कहता है कि चलो ठीक है यार, मैं क्या करता हूँ, मैं ना अर्बन एरिया में स्विच कर लेता हूँ अपने आप को। अब यहाँ पे वो 10,000 की जगह कमाता है कितने, 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, अब उसको बेनिफिट पता है कब है बेटा यहाँ पे आने का, जब वो 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसमें से लगभग वो 10 या 15,000 रुपए की क्या कर पाए, क्यों, उसकी सेविंग यहाँ 5,000 थी या 10-15,000 हो गई, यानी सेविंग्स उसकी 3 टाइम्स हो गई। तब तो समझ आता है माइग्रेट करने का। अब मान लो 50,000 कमा रहा है और 50,000 ही खर्च देता है, सेविंग कुछ नहीं हो रही, तो क्या गांव से शहर आने को कोई फायदा मिला उसे? इवन आप अपने घर से भी गए, खाना भी आपको बाहर का खाना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा, रेंटल प्रॉपर्टी में रहोगे तो सरदर्दी बढ़ गई, फायदा कुछ। लेकिन वो कह रहा है कि माइग्रेशन का बेनिफिट तब है जब आप माइग्रेशन की कॉस्ट को कंपेयर करो किससे, माइग्रेशन की इनकम से। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और उसकी कॉस्ट कम है वहां पे जाने की, तो आपको करने का फायदा है, अदरवाइज आपको माइग्रेट करने का कोई भी फायदा। बहुत सारे लोग होते हैं बेटा विदेश जाने की चाह रखते हैं कि ठीक है हम फॉरेन कंट्री चले जाएंगे। फॉरेन कंट्री जाके ना लॉजिक ये लगाना होता है भैया कमाओगे क्या और बचेगा क्या, सबसे बड़ी बात है। ठीक है अब देखो इसके बाद फिर आता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये लास्ट पॉइंट है आज का, क्या, इंफॉर्मेशन पे जो खर्चा किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, कहता है एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन द सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। देखो आज की डेट में क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को सर्च करोगे जब आफ्टर 12th या कुछ भी करना चाहते हो कोर्स, तो आप पहले कोर्स सर्च करते हो, फिर आप उसकी डिमांड देखते हो कि भैया कैसे कैसे उसके अंदर चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि सर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मेरे को नेट से मिलती है। तो भैया नेट पे कोई डालता होगा या अपने आप आ जाती है, डालता है। अब मान लो मैंने इंस्पायर की वेबसाइट बनवाई तो मेरा खर्चा हुआ ना उस वेबसाइट को बनाने का, अपने आप तो नहीं आ जाएगी वहां पे, आपको ऐप प्रोवाइड कराई, ऐप बनाने का भी खर्चा है ना। ये तो नहीं कि ऑटोमेटिकली गूगल फ्री बैठा है वो कह रहा है चलो सबकी हेल्प करते हैं, सोशल वेलफेयर, सबकी ऐप बनाएंगे, सबकी वेबसाइट बनाएंगे और सबको प्रेजेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा बेटा। यानी कि सर इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के भी क्या है, हर एक इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं, अपने अपने खर्चे होते हैं। वो खर्चा कौन कर रहा है, सब अलग अलग जगह से पे करते हैं। एग्जाम्पल समझो, people want to know the level of salary associated with the various types of job। आपको ये पता करना है कि सर आफ्टर 12th ना मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को ये पता करना है कि उसमें जॉब सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा उसके अंदर, whether the educational institution provide the right type of employable skills and at what cost। या आप ये देखोगे कि कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको सही तरीके से स्किल्स प्रोवाइड कराएगा और वो जॉब प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। Information is necessary to make decision regarding the investment in human capital as well as for the efficient utilization of the acquired human capital stock। देखो अच्छा आप खुद बताओ, क्या इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले करती है या नहीं करती है? क्या क्या रोल प्ले करती है?
बस